into the books of account. Into the books of account. Simple meaning है bookkeeping. क्या है bookkeeping का meaning? Bookkeeping is an art as well as science. What is art? Why art? अभी आप बोलोगे सर हमने तो कॉमर्स लिया है, फिर ये आर्ट और साइंस आया कहाँ से? तो आर्ट बोला तो क्या? आर्ट बोला तो काला, आर्ट बोला तो काला, काला दैट मीन्स कला. Yes, yes, yes. Kala. So art, bookkeeping is an art. Now why it is an art? Very simple. देखो कोई भी आर्ट रहने दो, कोई भी आर्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, देन तुम्हारा म्यूजिक, डांसिंग, व्हाटएवर, कोई भी आर्ट रहने दो. क्या ये आर्ट 1 या 2 दिन में आपको आता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने पेंसिल लिया, एक पेज लिया, ड्राइंग के लिए बैठ गए, 2-3 दिन में आपको पूरी तरह से ड्राइंग आ गया, ऐसा होगा क्या? होगा क्या ऐसा? नहीं. सिंपल है ना. डांसिंग ये सीखते सीखते आता है. सीखते सीखते आता है मतलब क्या महिमा? सीखते सीखते आता है मतलब क्या? मतलब कोई, यस, वेरी गुड, कोई भी आर्ट अगर आपको सीखना है या फिर आपके अंदर वो लाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस होना क्या है? जरूरी है. वेरी गुड, वंडरफुल, मस्त आंसर दिया आपने. क्या होना जरूरी है? प्रैक्टिस होना जरूरी है. 1-2 दिन में तो होगा नहीं ना. चलो हम लोग मान के चलते हैं कि स्विमिंग ये भी एक आर्ट है. मैंने 1-2 दिन आपको स्विमिंग पूल में सिखाया, कैसे हाथ मारने का रहता है, कैसे पैर मारने का रहता है, बॉडी का मूवमेंट कैसा करना होता है. 1-2 दिन मैंने सिखाया. तीसरा दिन मैं आपको लेके गया गेटवे ऑफ इंडिया में और उधर आपको समुद्र में ढकेल दिया और बोला चल तैर. क्या होगा? क्या होगा? तैरोगे क्या? डूब जाओगे ना. बराबर है या नहीं? क्यों? मैंने 2 दिन आपका लेक्चर लिया, कैसा स्विमिंग करना चाहिए, हाथ कैसा मारना चाहिए, पैर कैसा मारना चाहिए. पर ये तो मेरा काम हो गया ना. आपने तो प्रैक्टिस किया ही नहीं. प्रैक्टिस करने को मैंने आपको टाइम दिया ही नहीं, सीधा जाके ढकेल दिया. तो बस आप बोलोगे अरे सर आपने तैरना किधर सिखाया, आपने तो हमको डूबना सिखाया, और डूब जाओगे. यस और नो? कोई भी आर्ट 1-2 दिन में आता नहीं. केस हो जाएगा. अबे भूपति, क्या मैं सचमुच ढकेलने वाला है क्या तेरे को केस होने के लिए? हाँ, इतना एड़ा समझा क्या हमको? ऐसा कुछ नहीं है. एक एग्जाम्पल लिया हमने. ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. क्रिकेट पसंद है क्या आपको? क्रिकेट, क्रिकेट पसंद है आपको? अच्छा, आईपीएल फीवर है तो आई थिंक सबको पसंद रहेगा. विंसेंट का आंसर है. वाह, बहुत ज्यादा पसंद है विंसेंट को. शशांक को भी बहुत ज्यादा पसंद है. वैष्णवी को पसंद नहीं? अरे बाप रे. हाँ वैष्णवी, देखा करो क्रिकेट, मजा आता है. अनुष्का को भी पसंद नहीं. आई हैड फैन ऑफ क्रिकेट. शिवा, हाँ. चलो अभी एक शिवा का एक एग्जाम्पल लेते हैं. ध्यान दो अभी सब लोग यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे. ध्यान दो अभी. वो स्लोगन वगैरह रखो, दिल से क्रिकेट, इधर से क्रिकेट, उधर से क्रिकेट. मैं समझा तुमको क्रिकेट पसंद है, फिर वो दिल से रहने दो, फेफड़े से रहने दो, किडनी से रहने दो, हर जगह से पसंद है. चलो मान लिया. नाउ अभी क्वेश्चन सुन के लो. ओके, नाउ अभी क्वेश्चन सुन के लो. शिवा डाई हार्ड फैन है क्रिकेट का. अगर सपोज ऐसा हुआ कि चेन्नई सुपर किंग एंड मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का मैच चालू है, और चेन्नई सुपर किंग का ओपनिंग बैट्समैन शेन वॉटसन अचानक बीमार हो गया, और मैंने शिवा को बोला शिवा ये ले बैट, आज शेन वॉटसन की जगह पे तेरे को बैटिंग को उतरना है.
और अगेंस्ट मुंबई इंडियन का टीम है, सामने जसप्रीत बुमराह बॉल लेके खड़ा है, क्या बोलते हैं शिवा, जाके बैटिंग करेगा क्या? जमेगा क्या शिवा को? नहीं जमेगा ना। क्यों नहीं जमेगा? ऑन द स्पॉट शिवा को बोल रहे हो, जा शिवा बैट ले और बैटिंग कर, और वो भी किसके सामने? जसप्रीत बुमराह। गली क्रिकेट नहीं है, बराबर है। जसप्रीत बुमराह के सामने बैटिंग करने का बोला तो खाने का काम नहीं है। कल का मैच ही देखा रहेगा आपने, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसा बैट्समैन को अगर वो कंट्रोल में रखता है तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। और मान लो शिवा तैयार भी हो गया, अरे सर जाएगा, मैं कोई भी रहने तो डरता है क्या मैं, अब भी जाके उसको सिक्स मार के आता है। चला गया शिवा जोश जोश में, पता चला डाल दिया जसप्रीत बुमराह ने भाई यॉर्कर, और बॉल के साथ शिवा भी स्टंप के ऊपर गिर गया। यस, पूरा क्लीन आउट, पूरा क्लीन आउट। जमेगा कि शिवा को? नहीं जमेगा ना। यस, क्यों नहीं जमेगा? शिवा का प्रैक्टिस नहीं हुआ था। शिवा को हमने डायरेक्टली बोला जा शिवा बैटिंग कर, वो तो बोलेगा अरे मेरे नाम में शिव है सर, आज सच में शिव नहीं हूं, अरे तो नाम में शिव है खाली। ऐसा नो, जमेगा ही नहीं शिवा को, बट प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स जमेगा। ओके, चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल। आप में से सिंगिंग किसको पसंद है? सिंगिंग, महिमा को सिंगिंग पसंद है। ओके, सब लड़की लोग को सिंगिंग पसंद है, वॉइस गायब हो गए। हाँ, राज पांडे बाथरूम सिंगर, बुलाया करो हमको भी कभी बाथरूम में आपका गाना सुनने के लिए। यस, वेरी गुड। मतलब चलो ठीक है, गायत्री को भी पसंद है, सबको पसंद है। चलो चलो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ध्यान दो, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। गायत्री को भी सिंगिंग पसंद है। हमने गायत्री को बोला कि गायत्री ये माइक लो, इंडियन आइडल का शो चालू है, पूरा नेशनल टीवी पे दिख रहा है, पूरा इंडिया तुम्हें दिख रहा है, ये लो माइक लो और इंडियन आइडल में जाके गाना गाओ। क्या लगता है गायत्री गाना गा पाएगी क्या? गा पाएगी क्या? नहीं ना, क्योंकि इंडियन आइडल में एक खतरनाक जानवर बैठा हुआ रहता है, अन्नू मलिक नाम का, देखा आपने? अन्नू मलिक नाम का एक खतरनाक जानवर है, ऐसा इंसल्ट करता है, वो भी नेशनल टीवी पे, कि बस किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इतना गंदा इंसल्ट करता है वो। फिर ऐसे जगह पे जाने का डेयरिंग कोई करेगा क्या? नहीं करेगा ना। बट अभी जरा सोचो, एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि अगर मैंने शिवा को एक दो तीन महीना नेट प्रैक्टिस दिलवाया, इसको मैंने सिखाया कि यॉर्कर कैसा डिफेंड करते हैं, हुक शॉट कैसे मारते हैं, स्क्वायर कट कैसे मारते हैं, सब टेक्निक्स मैंने एक 6 महीना शिवा को सिखाया, एंड फिर शिवा को बोला कि ये ले बैट और जाके बैटिंग कर। सामने जसप्रीत बुमराह है, शिवा बैटिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? व्हाटएवर, थोड़ा थोड़ा क्या डेयरिंग तो करेगा, कर पाएगा। मेरे ख्याल से 6 महीना इनफ है, शायद शिवा कर पाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम उसी तरह गायत्री को अगर हमने सिंगिंग का प्रैक्टिस दिलवाया, क्या होते हैं स्वर, क्या होते हैं राग, क्या आलाप होता है, ये सब गायत्री को अगर हमने सिखाया, 6 महीना उससे प्रैक्टिस करवाया, फिर उसको दिया माइक और बोला जाओ गाना गाओ, गायत्री गा सकती या नहीं गा सकती? यस, एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई भी आर्ट
अगर आपको सीखना है या आपके अंदर लाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस होना क्या है, जरूरी है। उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रैक्टिस होना क्या है, जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। इसलिए बुक कीपिंग को भी क्या बोला है, बुक कीपिंग को भी बोला है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। शायद वो हमने लिखा हुआ तो चला गया, मैं वापस एक बार लिखता हूं। bookkeeping is an art as well as science। इसके बाद आगे हम लोग बाद में जाते हैं। बुक कीपिंग भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं। यस, प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर बीके। शायद विशु सर ने आपको बताया रहेगा, शायद मैंने आपको बताया रहेगा कि ये सब्जेक्ट आपको तभी आने वाला है जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। आप इसको सेम लाइक आपका वो सोशल साइंस वगैरह थ्योरी सब्जेक्ट के जैसा लोगे तो ये आपको नहीं आने वाला कि कुछ नहीं, एग्जाम के पहले 2-4 दिन पहला टेक्स्ट बुक ओपन करने का, रट्टा मारने का और एग्जाम लिखने का, ये ऐसा आने वाला नहीं है। तो बुक कीपिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इट इज जस्ट लाइक आर्ट, कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी क्रिकेट में ही अगर बेस्ट एग्जांपल लेने का रहेगा तो हम लोग ले सकते हैं बेस्ट एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, जिनको पूरा दुनिया जानती है, बराबर है ना, गॉड ऑफ द क्रिकेट नाम से पहचाने जाते हैं। क्या ये नाम ऐसे ही हुआ रहेगा क्या? नहीं, दिन का 12-12, 14-14 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस किया है, टाइम अपना ग्राउंड पे निकाला है। गर्मी रहने दो, बारिश रहने दो, ठंडी रहने दो, कभी उन्होंने अपने प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं लगाया है। तब जाके वो इतने ब्रिलियंट क्रिकेटर हो गए और पूरा वर्ल्ड उनको पहचानता है। वही तो है। सिंगिंग में लता मंगेशकर, अगेन वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी, उनके जैसा आवाज अभी तक ना आया है ना कभी आएगा। ऐसे ही हुआ रहेगा कि सिंगर नहीं। लता मंगेशकर के बारे में अगर आप सुनोगे ना तो उनके डैडी भी सिंगर थे, और एवरी डे अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को उठने का, फिर वो अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करने का, एवरी डे विदाउट ब्रेक। कभी रिकॉर्डिंग में प्रीवियस डे में लेट भी हुआ तो भी नेक्स्ट डे में सेम टाइम पे उठने का, सेम टाइम पे उठने का, सेम टाइम में प्रैक्टिस करने का, तब जाके इतना बड़ा नाम हो गया है। तो ये आर्ट आपको 1-2 दिन में आने वाला नहीं है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आर्ट आएगा। फिर वो कोई भी रहने दो, वो तुम्हारा ड्राइंग रहने दो, तुम्हारा सिंगिंग रहने दो, तुम्हारा पेंटिंग रहने दो, व्हाटएवर, कोई भी आर्ट रहने दो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपको आने वाला है, अदरवाइज नहीं। सेम लाइक दैट बुक कीपिंग भी क्या होता है, एक आर्ट होता है। क्लियर है सबको? आर्ट क्यों होता है बुक कीपिंग? यस और नो? ओके, चलो वेरी गुड। नाउ आर्ट तो हमको पता चला, नाउ व्हाई इट इज साइंस? साइंस क्यों रहेगा रे? साइंस क्यों रहेगा? बोलो। प्रैक्टिकल होता है? नहीं नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं अभी साइंस क्यों होता है। आर्ट, आर्ट तो समझो आपको, ना साइंस की बात करते हैं।
आपको पता है साइंस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको मालूम है साइंस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सुना है आपने? और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छा रहेगा, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो गड़बड़ होने का चांसेस होता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हो तो गड़बड़ होने का चांसेस होता है। चलो एग्जांपल, फॉस्फोरस सुना है आपने? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सुना है आपने? यस, आपने पढ़ा रहेगा साइंस। एक येलो कलर का प्रोडक्ट होता है जो माइंस में मिलता है मोस्टली, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन बोला तो हवा, हवा में ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर ये फॉस्फोरस आता है तो ब्लास्ट होता है। क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो इसलिए फॉस्फोरस को ऑलवेज, कांच का बॉटल रहता है ना, उसके अंदर पैक करके रखा जाता है, उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं लाते। तो ये फॉस्फोरस का रूल है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना नहीं चाहिए, तो वो रूल फॉलो होना चाहिए ना रे। चलो अभी क्या होता है, जस्ट आपने 10th पास किया, 11th स्टैंडर्ड में चले गए, थोड़ा बहुत कॉलेज का हवा आपके दिमाग में है, तो जैसे ही कॉलेज चालू हुआ एक लेक्चर आपने बंक किया और सोचा चलो कॉलेज घूम के आते हैं। घूमते 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 आप कॉलेज के लेबोरेटरी में पहुंच गए, जो साइंस का लेबोरेटरी, जिसका आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। घूम रहे अंदर, घूम रहे, देख रहे, अचानक आपका नजर गया सामने वो कांच का बर्नी में येलो कलर का फॉस्फोरस रखा था। आपको लगा कि शायद वो श्रीखंड है, येलो कलर का, इसलिए आपको क्या लगा? वो श्रीखंड है। श्रीखंड खाते हो ना, स्वीट डिश है ऐसा आपको लगा, और एक्साइटमेंट में जाके आपने वो बॉटल का ढक्कन ओपन किया। यस, मैंगो फ्लेवर। क्या होएगा ढक्कन ओपन करने के बाद मैंगो फ्लेवर का? ब्लास्ट होएगा ना? यस और नो? नाउ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको फॉस्फोरस का रूल मालूम नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको फॉस्फोरस का रूल मालूम नहीं है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं लाने का। यस, एग्जैक्टली, अनअवेयरनेस। साइंस का रूल आपको मालूम नहीं है। चलो एक और चीज, एक और एग्जांपल, क्लोरीन सुना है आपने? क्लोरीन। अनुष्का, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड सब लोग नहीं है, लैब में श्रीखंड कोई नहीं रखता। अनुष्का बोल रही हो, वाह वेरी गुड अनुष्का, थैंक यू हमको बताया अनुष्का, नहीं तो हमको मालूम ही नहीं रहता। और मैंने एग्जांपल दिया, वैसे भी तुम कॉमर्स वालों को लैब में कौन एंट्री देने वाला है। अच्छा, क्लोरीन किसने सुना है? ओके, हिमांशु ने बराबर जवाब दिया। स्विमिंग पूल में यूज होता है। स्विमिंग पूल में क्यों यूज होता है? रिसोर्ट में भी यूज होता है। यस, क्यों यूज होता है? पानी साफ हो सके। यस यस यस, पानी क्लीन करने के लिए, बराबर ना? यस, बराबर बराबर बराबर, वेरी गुड। चलो अभी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, अभी ध्यान दो। आपने देखा रहेगा ना, आप रिसोर्ट रिसोर्ट में जब गए रहेंगे तो आपने देखा रहेगा वहां का पानी कितना साफ होता है, क्लीन होता है। कितना सारा लोग वहां पे स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, फिर बाहर घूम के आते हैं, वही पैर लेके वापस स्विमिंग पूल में जंप करते हैं। देखा है आपने? पर कभी पानी गंदा होता है क्या? पानी कभी गंदा होता है क्या? नहीं। और आप में से तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनको बोला कि कल अपना पिकनिक जाने वाला है वाटर रिसोर्ट, बताए वाटर रिसोर्ट जाने का है बोल के, सुबह कोई स्नान ही नहीं करता, ऐसे ही आके उसमें सीधा जंप करता डंप करके, फिर भी पानी क्लीन होता है, फिर भी पानी क्लीन होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन, बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन। इसलिए आपने देखा रहेगा ना, जब आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं या थोड़ा जब सूखते हो तो अपने बॉडी के ऊपर ऐसा व्हाइट व्हाइट कलर जमा होता है। वो व्हाइट व्हाइट कलर बोले तो क्या होता है? क्लोरीन ही होता है। एक्चुअल क्लोरीन का यूज जो है ना, क्लोरीन बोला तो एक्चुअल में देखा जाए तो पॉइजन होता है, जहर होता है, जहर।
यूज क्यों करते हैं क्लोरीन को? और जो पानी के अंदर का बैक्टीरिया होता है ना, वो मारने के लिए क्लोरीन को यूज किया जाता है। अपने मोस्टली एरिया में बड़ा वाटर का टैंक रहेगा, या फिर कभी कभी हमारे सोसाइटी में जो पानी का टैंक होता है 50,000 लीटर वगैरह वगैरह, बड़ा क्वांटिटी वाला जो पानी का टैंक होता है, वहां पे क्लोरीन यूज किया जाता है पानी के अंदर का बैक्टीरिया मारने के लिए। अच्छा, कैसा यूज होता है? हाँ वही बता रहा हूँ विंसेंट, हम क्यों नहीं यूज करते बता रहा हूँ। कैसा यूज होता है तो उसका मेजरमेंट है। अभी मेजरमेंट कैसा? ज्यादा ले नहीं सकते, पॉइजन है, पानी जहरीला बनेगा ना, तो उसका मेजरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 50,000 लीटर पानी में 50,000 ऑफ लीटर्स वाटर में सिर्फ 5 ड्रॉप डालने का, सिर्फ 5 ड्रॉप, छोटा छोटा 5 ड्रॉप डालने का 50,000 लीटर्स में। मैं अंदाजा बोल रहा हूं, मेरे को भी मालूम नहीं, बट मैं आपको अंदाजा बोल रहा हूं, प्रपोर्शन बता रहा हूं कि सपोज ऐसा रूल है क्लोरीन का कि 50,000 लीटर ऑफ वाटर का पीछे सिर्फ 5 ड्रॉप क्लोरीन का जाना चाहिए पानी क्लीन होने के लिए। ज्यादा डाल नहीं सकते ना, ज्यादा डाल नहीं सकते, पॉइजन होता है उसमें, बराबर है। तो 50,000 लीटर्स के पीछे सिर्फ 5 ड्रॉप, ये क्या है? ये क्लोरीन का प्रोपोर्शन है। बट आपके मन में आया कि आज मुझे शुद्ध पानी पीना है। क्या आया मन में आपके कि आज मेरे को एकदम शुद्ध पानी पीना है, और आपने क्या किया? 1 लीटर का बिस्लरी का बोतल लिया, और उसके बाद एक छोटा सा क्लोरीन का बोतल लिया, और उस 1 लीटर के बिस्लरी के बोतल में वो पूरा क्लोरीन का बोतल खाली किया। क्यों खाली किया? शुद्ध पानी पीने गए, एंड फिर आपने वो पानी पिया। क्या होएगा रे? पॉइजन क्रिएट होएगा ना। यस, फिर वही हमारा शुद्ध पानी हमारा आखिरी पानी बन गया, खत्म। यस, खत्म। तो विंसेंट आपका आंसर ये है, हम क्यों नहीं पीते? क्लोरीन मेडिकल में मिलता नहीं है, वो पॉइजन होता है, वो ऐसे ही मिलता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अभी देखो, हमको ये हमारी जान के लिए हार्मफुल रहेगा, मर जाएंगे। फिर एक ने बोला रेस्ट इन पीस, खत्म। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हमको क्लोरीन का रूल मालूम नहीं। तो साइंस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको मालूम नहीं है, वो हमने फॉलो नहीं किया, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। सेम लाइक दैट बुक कीपिंग में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो वो आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए हार्मफुल रहेगा। इसके लिए हार्मफुल रहेगा बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? साइंस। इसलिए बुक कीपिंग को क्या बोला जाता है? साइंस। सेकेंड थिंग, साइंस में आपने देखा रहेगा 9th-10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, देखा है या नहीं देखा है? देखा है ना? तो सेम उसी तरह बुक कीपिंग में भी कुछ डायग्राम्स होते हैं जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेने का रहेगा तो हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में जो अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट खत्म किया, उसमें भी तो डायग्राम ही था, उसमें भी तो प्रोफार्मा ही था। पहला आता था एसेट्स, फिर इक्वल वाला कॉलम, फिर लाइबिलिटीज वाला कॉलम, फिर प्लस वाला कॉलम, फिर कैपिटल वाला कॉलम, बराबर है ना? वो जो प्रोफार्मा था, वो प्रोफार्मा, उसी को हम लोग डायग्राम बोलेंगे। तो जिस तरह से साइंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साइंस में डायग्राम्स होते हैं, उसी तरह बुक कीपिंग में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बुक कीपिंग में भी डायग्राम्स होते हैं। इसलिए बुक कीपिंग को क्या बोला जाता है? साइंस। क्या बोला जाता है? साइंस। साइंस का मतलब समझा सबको? यस और नो? That's why it is called as art as well as science. सर कॉमर्स नहीं होता क्या? अपने मन का डालने का नहीं, समझा? फिर आप बोलोगे सर बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस एज वेल एज कॉमर्स,
फिर कोई और उठ के आएगा एज वेल एज इंजीनियरिंग, फिर एक और आएगा एज वेल एज बीएससी आईटी, हाँ डिप्लोमा फलाना फलाना, वो सब लेने का नहीं। तो ये आर्ट और साइंस बोला तो हमारा एकेडमिकली आर्ट्स और साइंस नहीं है, आर्ट बोला तो कला एंड साइंस का मैंने अभी आपको बताया। ओके, क्लियर है ये सबको? ओके, तो अभी पूरा डेफिनेशन में हम लोग इधर तक पहुंच गए। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड करना? ऑल मॉनिटरी, मॉनिटरी बोला तो क्या? मॉनिटरी बोला तो क्या? यस, which is related to the money, which is related to the money, yes, जो कैश से देते हैं। इसलिए अगर आपको याद आता रहेगा तो हमने क्या सीखा था, मैंने आपको बताया था कि आपका दुकान है, आप गए, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरी, मॉनिटरी बोला तो क्या? विच इज रिलेटेड टू द मनी। ट्रांजैक्शन के वक्त हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने? आप आपकी दुकान में गए, आपने शटर ओपन किया, वो भी तो एक एक्टिविटी है, यस और नो? बट शटर ओपन करने का कोई आपको पैसा देता है क्या? शटर ओपन करने का आपको कोई पैसा देता है क्या? नहीं देता ना पैसा। सो दैट इज नॉट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन है बट मॉनिटरी नहीं है, वो एक्टिविटी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो मॉनिटरी इज व्हाट? इट इज रिलेटेड विद व्हाट? इट इज रिलेटेड विद मनी। इट इज रिलेटेड विद व्हाट? मनी। सो दैट इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो हम सबको मालूम है, एनी एक्टिविटी done by the businessman into the business which is related to the what? Which is related to the purchase of goods, sale of goods, receipt of cash and payment of cash। कौन सा एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड होगा? परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश। सो वही बोला हमने, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। किधर रिकॉर्ड करने का? तुम्हारा डायरी में रिकॉर्ड करोगे क्या? वो जो तुम्हारा पर्सनल डायरी होता है जहां पे आप कुछ शेरो शायरी लिखते हो, कुछ लोग अचानक से कवि बन जाते हैं, पोएम्स वगैरह लिखते हैं, स्लैंग बुक होता है किसी किसी का, फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन, फेवरेट मूवी वगैरह वगैरह, उसमें रिकॉर्ड करोगे क्या? उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? नहीं। रिकॉर्ड कहां पे होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए? इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दिस इज a simple definition of bookkeeping. So what is bookkeeping? So bookkeeping is an art as well as science of recording all monetary business transaction into the books of account. ओके, चलो अभी ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बुककीपिंग का मीनिंग क्या है। मेन इसमें आर्ट और साइंस समझना इंपॉर्टेंट था, वो हमने समझ लिया। नाउ अभी आगे जाते हैं हम लोग। ये देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन दिख रहा है सबको? So meaning and definition in simple word, the bookkeeping means recording the business transaction in the books of account in a systematic way. Systematically बोला तो क्या? Systematically बोला तो कैसा? डेट वाइज रिकॉर्ड करने का, डेट वाइज। अच्छा, डेट वाइज बोला तो क्या? असेंडिंग ऑर्डर में। कभी आपको ट्रांजैक्शन एक साथ दिया रहेगा, एक दिया है 10th मार्च का, फिर दिया 2nd मार्च का, फिर दिया 20th मार्च का, फिर दिया 15 मार्च का। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
जब आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जाओगे तो आपको कैसा रिकॉर्ड करना है उसको, सिस्टमैटिकली डेट वाइज। पहला 2 मार्च आएगा, फिर 10 मार्च आएगा, फिर 15 मार्च आएगा, फिर 20 मार्च आएगा, ऐसे डेट वाइज आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। सो ही बोला है सिस्टमैटिक वे। अच्छा, कौन सा रिकॉर्ड करने का, ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल नहीं हिमांशु, डेट वाइज रिकॉर्ड होगा, डेट वाइज। अल्फाबेटिकली ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। ओके, तो क्या बोला आगे देखो, ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो तो साल खत्म होने के बाद आपको एक प्रॉपर डेटा आपके पास अवेलेबल होता है कि मेरे जनवरी में क्या सिचुएशन था, फरवरी में क्या सिचुएशन था, मार्च में बिजनेस का कैसे सिचुएशन था। ये आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करने की वजह से पता चलता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप सारे ट्रांजैक्शन ऐसे ही एक साथ रिकॉर्ड करने जाओगे, जब साल खत्म होगा तो सारी चीजें क्लियर नहीं रहेंगी कि जनवरी में हमारा सेल कितना था, मार्च में कितना था, सितंबर में कितना था, नवंबर में कितना था, ये सब चीज क्लियर नहीं होगा। इसलिए बेटर क्या है, सारे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको कोई भी मंथ का डिटेल चाहिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का डिटेल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बोला है, बुककीपिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना बोला तो क्या, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना। किसमें क्लासिफाई करना, क्या ये इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो देखना। और अगर एक्सपेंसेस है तो हमको देखना पड़ेगा क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है, हमने सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या था कैपिटल एक्सपेंडिचर, all those expenses which are incurred only once or very few times during the life of the business are called as capital expenditure. Yes, long term वाला खर्चा, बराबर है। एग्जाम्पल में क्या देखा था, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा। And what is revenue expenditure, all those expenses which are incurred again and again into the day-to-day activity of the business are called as revenue expenditure. Short-term expenditure, salary paid, wages paid, electricity bill paid, telephone bill paid, printing and stationery, ये सब हमारा revenue expenditure हो गया। तो क्लासिफाई करना, इनकम है या एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग बोला तो क्या, समराइज करना। मतलब क्या करना है, समराइज करना बोला तो क्या करना। शायद 9-10 स्टैंडर्ड में इंग्लिश वाला सब्जेक्ट में आपको आता रहेगा टॉपिक, समराइज पैराग्राफ। यस, छोटा करना सीखा है ना आपने इंग्लिश में। क्या करते हो आप उसमें, वो जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा उस पूरे पैराग्राफ को 1/3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। 1/3 में करते हैं ना, तो ये भी वैसे ही बोल रहा है कि पूरे ट्रांजैक्शन को समराइज करना। अरे इतना बड़ा लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो वो पढ़ने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बेटर क्या करो, ट्रांजैक्शन को समराइज करो तो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, उल्टा कंक्लूजन क्लियर होगा। बट बड़ा ट्रांजैक्शन रहेगा, समराइज नहीं किया तो कोई कंक्लूजन मिलेगा नहीं, उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दैट्स व्हाई उसको समराइज करना। So summarizing the financial transaction of business for a particular period, generally 1 year. एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है, जनरली वो कैसा होता है, 1 साल का होता है, 1 year. ओके, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग बोला है, देखो पहला रिचर्ड ने बोला है, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पीरियडिक स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेटिंग
such result for purpose of effective control of future operation. छोड़ दो. बाटली बॉय, J.R. बाटली बॉय, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है देखो, J.R. बाटली बॉय. Bookkeeping is an art of recording business dealing in the set of books. सिंपल डेफिनेशन है, बट सिंपल है इसलिए एग्जाम में ये लिखने का नहीं. Not caught. Bookkeeping is an art of recording in the books of account of monetary aspects of commercial or financial transaction. Okay. R.M. Carter का definition देखो क्या बोला. Bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of account all those business transactions that result in transfer or money or money is worth. मतलब J.R. बाटली बॉय, देन तुम्हारा कॉट, देन तुम्हारा रिचर्ड क्या बोलता है बुक कीपिंग ये आर्ट है. ये तीनों यही बोल रहे हैं. बट हमारा लास्ट जो एक्सपर्ट है R.M. कार्टर, ये क्या बोलता है आर्ट भी है और साइंस भी है. इसलिए इसमें R.M. कार्टर वाला डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छा रहेगा. छोटा भी है और सिंपल भी है. ओके, आ जाओ फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का फीचर्स क्या है? नंबर 1, इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन. यस, हमने सीखा है बुक में सारे के सारे डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे. एवरी डे कितना हमने परचेज किया है, कितना हमने सेल किया है, कितना हमने कैश रिसीव किया है, कितना हमने कैश पेड किया है, वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा. सेकेंड फीचर बोलता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. ये तो हमने अभी देखा, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा. नॉन मॉनिटरी बोला तो मालूम है ना क्या? जिसमें पैसा आता नहीं है, जिसमें पैसा आता नहीं है, दैट इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. ओके, यस, विदाउट मनी. तो उसको हम लोग फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, उसको हम लोग लवशिप बोल सकते हैं, व्हाटएवर, दैट इज टोटली नॉन मॉनिटरी. ओके, थर्ड वन क्या बोला देखो, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रीपेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड व्हिच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अभी हमने बोला सारा रिकॉर्ड एक स्पेसिफिक पीरियड का रहेगा. जनरली वो पीरियड क्या होता है, ऊपर देखा हमने 1 ईयर का होता है. तो 1 साल के लिए बुक कीपिंग बनाया जाता है और उसे मेंटेन करके रखो. क्यों मेंटेन करके रखो? फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. देखो एक सिंपल एग्जांपल लेने का रहेगा तो मुझे पूरा गारंटी है कि आपका टोटल 90 में से कम 10 से 20 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिन्होंने आपका 9th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश ग्रामर का नोटबुक खास करके संभल के रखा रहेगा. संभाला है किसी ने? अच्छा, क्यों संभलते मालूम है? अरे ये ग्रामर मेरे को बहुत अच्छी तरह से टीचर ने सिखाया, मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है, तो 11th में वापस ये ग्रामर रिपीट होने वाला है, 12th में वापस ये ग्रामर रिपीट होने वाला है. तो 11th और 12th में अगर मुझे नहीं समझा तो ये बुक में वहां पे क्या कर सकता है, रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है. बराबर है ना? तो जिस तरह से आप अपने स्टडी के लिए पिछले साल का या फिर उसके पिछले साल का नोटबुक रेफरेंस के लिए करंट ईयर में यूज कर सकते हो, वैसी बुक कीपिंग में भी किसी 1 साल का रिकॉर्ड उसके नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में रेफरेंस के लिए यूज हो सकता है. इसलिए अगर आप बुक कीपिंग मेंटेन कर रहे हो, बुक्स मेंटेन कर रहे हो, तो उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो. इन फ्यूचर कभी भी वो आपको यूज हो सकते हैं. ये बहुत जरूरी है, मालूम है आपको? ये चीज जो है, ये चीज बहुत जरूरी है ना. क्यों जरूरी है मालूम है? अच्छा, आपको एक एग्जांपल लेते हैं. आप कभी डॉक्टर के पास गए बीमार होने के बाद? बराबर ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है दवाई का, फिर आप मेडिकल से वो मेडिसिन परचेज करते हो. फिर मेडिसिन लाने के बाद क्या वो प्रिस्क्रिप्शन हम लोग संभाल के रखते हैं क्या? ओके, महिमा संभाल के रखते हैं. बाबा मैंने तो कभी रखा नहीं है, मैंने तो कभी रखा नहीं, इसलिए मैं आपको पूछा है.
बहुत सारा लोग नहीं रखता है, और बहुत सारा लोग अभी जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं तो रखते रहेंगे, हाँ नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए, बट बहुत सारे लोग रखते रहेंगे। रखना चाहिए, इट इज वेरी गुड हैबिट, ये एक अच्छा हैबिट है। इनफैक्ट ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये डॉक्टर का जिम्मेदारी, ये डॉक्टर का जिम्मेदारी। मतलब अगर आप देखोगे ना तो अपने पूरे कल्याण में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करता है। आया, चेक किया, मेडिसिन लिख के दिया, बात खत्म, 200 रुपया मिला, 300 रुपया मिला, खत्म। मैंने एक डॉक्टर कल्याण में देखा है जो पुलसेवाड़ी में नियर ऑफ मॉडल स्कूल है, जो बंदा अपने क्लिनिक में कंप्यूटर लेके बैठा हुआ रहता है, और जब आप आते हो तो क्या करता है, आपका नाम उस कंप्यूटर में टाइप करता है, तो आपका हिस्ट्री यानी प्रीवियस रिकॉर्ड उसको पता चलता है। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जब आप उसके पास गए थे तो आपको बीमारी क्या था, उसने आपको क्या दवाई लिख के दिया, वो देखता है, एंड देन आफ्टर वो दवाई आपको नया क्या देना चाहिए वो देता है। तीसरा ही हॉस्पिटल है, वहां के भी जो डॉक्टर है वो भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये मेंटेन करना भी चाहिए, इससे पता चलता है डॉक्टर को आपका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। नहीं तो क्या होता है मालूम है, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं ना, जब हम लोग खाते हैं तो मेडिसिन का रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक चालू रहता है। तो मेडिसिन का पावर हमारा बॉडी के अंदर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स तक रहता है, एंड विद इन दैट पीरियड 2 या 3 महीने के पहले अगर आप कोई और मेडिसिन खाते हो जो ऐसा मेडिसिन रहेगा जिसके प्रीवियस वाला और इस मेडिसिन का अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा, इसमें हमारा जान भी जा सकता है। और हमने कभी इसका केयर किया नहीं है, हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, तो ऐसे होता है। इसलिए ऑलवेज मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन अपना संभाल के रखो। जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले उसको ये दिखाओ, ये देखो बाबा, लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने ऐसा ऐसा मेडिसिन लिया था, तो फिर वो आपको बताएगा आगे क्या करना है। पर कुछ डॉक्टर तो इतने बिजी होते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन छोड़ो, उनको तो आपको देखने के लिए भी टाइम नहीं रहता। हाँ बोलो क्या हुआ, ओके ठीक है, चलो फटाफट फटाफट बीपी चेक करेगा वो, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करेगा, मेडिसिन लिख के दिया, खत्म, इंजेक्शन दिया, खत्म। कोलसेवाड़ी में दुर्गा माता मंदिर के अंदर एक भालूशाली डॉक्टर है, मालूम है आपको? सुना है किसी ने, गए कभी आप? यस, ही इज जस्ट लाइक है ना, ही इज जस्ट लाइक, अरे महिमा ऐसा नहीं बोलने का किसी के बारे में, ऐसा कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलने का। मैं क्या बोल रहा हूँ आगे सुन के लो। ही इज जस्ट लाइक अ गॉड, he is just like a god for the people who belongs to that area। वहाँ का जो मोस्टली एरिया है वो स्लम एरिया है, और वहाँ के लोगों के लिए वो एक देवता है, भगवान है वो। 50 रुपए में ट्रीटमेंट दे रहा है, बाहर जाओगे तो 100 और 200 के नीचे नहीं है, 50 रुपीज में वो ट्रीटमेंट दे रहा है। बहुत सारे लोगों को उसका फर्क भी पड़ता है, इफेक्ट भी होता है। सो ही इज जस्ट लाइक अ गॉड, ऐसा नहीं बोलने का किसी को। बट उनका सिस्टम अगर देखा रहेगा ना, उनका सिस्टम अगर देखा रहेगा ना, बहुत डेंजरस है। मैं एक 8 से 10 साल पहले जब वो डॉक्टर के पास अपने दोस्त के साथ गया था, तो मैंने देखा कि वो डॉक्टर क्या करते हैं, एट ए टाइम 2 पेशेंट को चेक करते हैं, क्योंकि बहुत रश रहता है बेचारे के पास, वो भी क्या करेंगे। तो एट ए टाइम 2 पेशेंट को वो एक साथ क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर चेक करने के बाद अगर इंजेक्शन देना है तो एक पेशेंट को, वहाँ पे 2 बेड रखे हैं उनके टेबल के बाजू में, एक पेशेंट को लेफ्ट साइड वाला बेड पे सोने को बोलते हैं, दूसरा पेशेंट को राइट साइड वाला बेड पे सोने को बोलते हैं। फिर इंजेक्शन लेंगे, 2 इंजेक्शन भर के रखेंगे, फिर लेफ्ट वाले को एक इंजेक्शन देंगे, दूसरा इंजेक्शन राइट वाले को देंगे, फटक से काम खत्म, ये लो मेडिसिन, जाओ। ये सीन जब मैंने देखा ना, मैं शॉक हो गया। मैं बोला यार, एट अ टाइम 2-2 जन को कैसा हैंडल होता है। और कभी ऐसा हुआ
कि लेफ्ट वाले का इंजेक्शन राइट वाले को गया, राइट वाले का लेफ्ट वाले को गया, तो गड़बड़ होएगा ना? यस और नो? गड़बड़ होएगा ना? मैं डर गया, मैं बोला मैं जिंदगी में कभी इधर आएगा नहीं है डॉक्टर के पास, इतना डेंजरस रिस्क लेगा कौन? बट क्या हुआ, कुछ चीजों को जब हम लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे हमको नहीं जाना है, तो क्या होता है मालूम है? एट द एंड हमको उधर ही जाना होता है। तो मैं एक 8 साल के बाद, लगभग 8 साल के बाद वापस अपने रिलेटिव के साथ वो डॉक्टर के पास गया। मैं उसको बोला, अरे बेकार डॉक्टर है यार, 2-2 बेड एक साथ रखता है, एट ए टाइम इंजेक्शन देता है यार, डेंजर है। 2 बेड पे 2 पेशेंट को सुलाएगा और इंजेक्शन देगा, इधर उधर का एक्सचेंज हुआ तो गड़बड़ होएगा ना? बोला अरे नहीं रे तू चल मेरे साथ। मैं गया उनके साथ, और जब 8 साल के बाद गया तो मैं देख के और शॉक हो गया। अभी वहां पे 2 बेड नहीं, अभी वहां पे 8 बेड थे। कितने बेड? 8 बेड। यस, 8 बेड थे वहां पे, और वो 8 बेड पे बेचारे 8 अलग अलग पेशेंट को चेक करते थे, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, फिर जिसको इंजेक्शन देना है उनको इंजेक्शन देना। देखो ये इजी बात नहीं है, उनका इतने साल का एक्सपीरियंस है, तभी तो उनको मालूम है ना किस पेशेंट को क्या इंजेक्शन देना है या फिर कैसे ट्रीट करना है। तो ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं। ऑफ कोर्स किसी किसी के लिए उनका मेडिसिन सूट होता है, किसी किसी के लिए सूट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सो हम लोग को उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, हमको बस इतना ध्यान में रखना है क्या, कि डॉक्टर ने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड सेव करके रखना चाहिए। इन फ्यूचर जब पेशेंट आता है तो पेशेंट आने के बाद, अरे राज एक साथ इंजेक्शन नहीं देते रे बेटा, एक एक करके देते हैं, वो डॉक्टर है, एक्टर नहीं है, रजनीकांत नहीं है वो। तो क्या बोला कि डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन वाला रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में जब पेशेंट वापस अपने पास आता है तो डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने उसको क्या दवाई दिया था और उस हिसाब से अभी क्या दवाई देना है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 3, फ्यूचर रेफरेंस। Record of business transaction are based on rules and regulation. Of course, जो भी business transaction record होगा वो कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? बुक कीपिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब जैसा एक रूल अभी हमने सीखा, बहुत सारे रूल हम लोग आगे सीखने वाले हैं, बट एक रूल जस्ट अभी हमने सीखा कि बुक कीपिंग में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये भी तो एक रूल है ना, तो उस रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करने का। फिर लास्ट में क्या बोला? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली बोला तो क्या? एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। एज पर पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से, प्रोफार्मा के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सिस्टमैटिकली सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। दैट ऑल आर फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। तो अगर आपको पूछा व्हाट इज बुक कीपिंग, डिफाइन बुक कीपिंग एंड फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, तो क्या करने का? व्हाट इज बुक कीपिंग के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये दिस इज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ओके, डेफिनेशन के लिए मैंने बोला 2 डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर एक ही डेफिनेशन लिखना है तो ये वाला आर.एन. कार्टर का, और उसके साथ ही एक छोटा और सिंपल है बाटली बॉय का, वो भी डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और फीचर्स पूछा है तो ये 5 फीचर्स आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, तो अभी अपन इधर ही रुकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और सुनो, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग बोला तो ये मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग है, दिस वन, ये मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग है। डिफाइन बोला यानी डेफिनेशन लिखना है, तो ये आर.एन. कार्टर वाला लिखने का, और 2 डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छी बात है, तो आर.एन. कार्टर के साथ साथ जे.आर. बाटली बॉय का भी लिखो तो अच्छा रहेगा। और फीचर्स बोला तो ये फीचर्स आएगा, 5 फीचर्स।
आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और ये सब मैं भेजेगा नहीं, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ आपके पास है, उसमें से देखकर लिख लेना। नया हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं है। ओके, चलो बाय बाय।